हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम करेंगे 19 ऑफ मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम 20 से 21 करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और गाइस, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। और आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन का नाम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद ये विंडो ओपन होगी, उससे आप लॉग इन कर सकते हो अपनी जीमेल आईडी के थ्रू। और उसके बाद जो है आपके पास ये विंडो ओपन होगी और उसमें आप इस फर्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्यों सब्सक्राइब करें और आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से आपको ये करंट अफेयर हेल्प करेंगे। हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर, जैसे कि आप यहां पे स्क्रीनशॉट देख रहे हो कि डेली करंट अफेयर्स लाइक पर्टिकुलर डे का हम आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में, मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ऐसे ही फिर आपको क्वेश्चन एंड आंसर की एक पीडीएफ मिलेगी पर्टिकुलर डे की। फिर आपको एक क्विज भी जो है वो देने का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो कि उस दिन का मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है। वो आप 2 दिन के बाद भी दे सकते हो, 3 दिन के बाद भी दे सकते हो। इसी तरह से वीकली का होगा, मतलब हर वीक का हम 3 सेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। एक तो डिटेल्ड करंट अफेयर उस वीक के, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट उस वीक के पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट आपको मिल जाएंगे क्विज मिल जाएगा। मतलब उस वीक का आप क्विज लगा के देख सकते हो कि आपको कितना करंट अफेयर याद रहता है, और ऐसा हर वीक मिलेगा। मतलब एक महीने के अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं, आपको वीकली करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं, फिर आपका मंथली सेक्शन तो आ ही जाएगा। मंथली सेक्शन में हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ऐसे नहीं कि पूरे मंथ का कंपाइल कर दिया क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में या फिर डिटेल्ड सेक्शन में। उसमें भी हम अलग अलग तरह की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहली पीडीएफ होगी डिटेल्ड करंट अफेयर, मतलब पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होगा उसी डिटेल्ड करंट अफेयर को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसको रिवाइज कर सको। नेक्स्ट फिर उसमें से छांट के 100 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको बेस्ट 100 करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, जिसको आप दोबारा दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपको दी जाएगी एक पॉकेट पीडीएफ, जो कि एक छोटे फॉर्मेट में होगी, जिसमें आपको जो है वो करंट अफेयर रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम से पहले। तो ये तो आप देख सकते हो हमारा डेली सेक्शन, वीकली सेक्शन और मंथली सेक्शन होगा, जिसमें आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे। फिर इसके बाद हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल करंट अफेयर। स्पेशल करंट अफेयर में जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ गया, उसका डिटेल्ड फॉर्मेट और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसमें। एग्जाम पीडीएफ, जिसमें कोई भी एग्जाम आपका होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर बैंकिंग के लिए हम स्पेशली करंट अफेयर तैयार करते हैं, जिसमें आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक तो पीडीएफ तो मिलेगी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, दूसरा आप टेस्ट भी दे सकते हो बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शन का, ये आपको और हेल्प करेगा। फिर हम आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करें, मतलब 20 तरह के अलग अलग टॉपिक जो हर मंथ में आपको हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। जैसे किसी एग्जाम में जो है वो अपॉइंटमेंट्स ज्यादा आ रही हैं, तो आप ओनली अपॉइंटमेंट्स को पढ़ लें, तो जिससे आपको मिलेगी हेल्प। तो जिससे आप देख सकते हो ये अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, लाइक एप्स एंड वेब पोर्टल जैन और फेब के, इंपॉर्टेंट डेज जैन और फेब के, ई बुक्स या बुक्स ऑथर्स ये सारे जैन और फेब के। तो इस तरह से 20 तरह के टॉपिक्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आपको मिल जाएंगे दोस्तों स्टेट करंट अफेयर्स। स्टेट करंट अफेयर लाइक किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, यूटी से बिलोंग कर रहे हो, वो करंट अफेयर हम बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो आप कोई भी स्टेट का देख सकते हो। और इसमें खास बात क्या है कि जितनी भी आपको ये पीडीएफ्स मिलेंगी, चाहे वो डेली, वीकली और मंथली की होंगी, चाहे वो स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे, ये सारे के सारे हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी, मतलब कोई भी लैंग्वेज जो है वो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो यार आज ही डाउनलोड कर लें आप करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप सब्सक्राइब कर लें, चाहे 1 साल के चाहे 2 साल के, लेकिन दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार आप चेक जरूर करें, चेक करेंगे तो खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे H10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, 19 ऑफ मार्च 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हम आपको 2 करंट अफेयर्स यहीं पे आपको शो कर रहे हैं, जो कि बेस्ट करंट अफेयर्स में से एक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। और आपको रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड सेकेंड इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स। तो हम बात कर रहे हैं पहली इंडियन क्रिकेटर की,
और दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेटर की। और वुमेन क्रिकेटर की यहां पे बात हो रही है जिन्होंने 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल जो रन्स हैं वो स्कोर कर लिए हैं। तो फटाफट यार आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए बच्चों का, और बहुत से बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको 5 सेकंड का हर क्वेश्चन के अंदर टाइम दे देता हूं। इवन काफी बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी जो है वो क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। तो यार आंसर क्या होगा? और वर्ल्ड की जो महिला क्रिकेटर लिस्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला स्थान किसका है जिन्होंने 10,000 रन को पूरा किया था, और ये इंग्लैंड की है जिनका नाम क्या है? शार्लेट। तो याद रखेंगे, शार्लेट एडवर्ड्स पूरा नाम है इनका, शार्लेट एडवर्ड्स, जिन्होंने 10,000 रन जो है वो सबसे पहले पूरे किए थे। और दूसरा बन गया है नाम मिथाली राज का, और इंडियन पहली हैं, ये याद कर लें। ये रिसेंटली ओडीआई चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वुमेन टीम्स के बीच में, तो उनको ये जो है वो उपलब्धि जो है वो इस मैच के अंदर मिली है। तो मिथाली राज ने ऑलमोस्ट 7,000 रन जो है वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट्स में किए हैं। 2020 क्रिकेट में उन्होंने ऑलमोस्ट 2300 रन किए हैं, और इसी तरह से टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 650 रन जो है वो कर लिया है। और मिथाली राज कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? मिथाली राज राजस्थान से जो है वो बिलोंग करती हैं, और 1999 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम से जो है वो अपनी शुरुआत की थी। और मिथाली राज जो है वो ऐसी भी पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 7,000 रन को कंप्लीट किया था। याद रखना है, पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 7,000 रन को कंप्लीट किया था। और आप यहां पे पिक्चर देख सकते हो मिथाली राज का, बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन। लेकिन आपने भूलना नहीं है, सेकंड इंटरनेशनल है। और मैं बता चुका हूं फर्स्ट लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन कौन है जिन्होंने 10,000 से रन किए थे, उनका नाम है शार्लेट एडवर्ड्स। और वो कौन सी कंट्री की क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से खेलती हैं। और गाइस एक बात और याद रखनी है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक दो क्वेश्चन जो है वो और पूछ सकता है। जैसे वो पूछ सकता है कि मिथाली राज ने 10,000 का जो आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड जो है वो बनाया 10,000 से ज्यादा रन का, ये कौन से मैच में बनाया? तो याद रखना है 213th मैच में उन्होंने बनाया। किसके बीच में ये मैच हो रहा था? ये 5 मैच की सीरीज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रही थी, ये आपने याद रखना है। और तीसरी चीज जो इसमें याद रखनी है वो मैदान का नाम याद रखना है। वो आप याद रख सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम, मतलब आपने याद रखना है एकाना और द एकना क्रिकेट स्टेडियम जो है वहां पे ये मैच खेला जा रहा था लखनऊ के अंदर, तो इस क्रिकेट स्टेडियम में। तो 3 चीजें, एक तो क्रिकेट मैच नंबर, कौन सी टीम के साथ था, और कौन से स्टेडियम में इसको खेला जा रहा था, बस ये चीजें याद रखनी है। और आपको पता है बीसीसीआई के बारे में, क्योंकि यहां पे क्रिकेट की बात हो रही है तो बीसीसीआई तो छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, हेड ऑफिस इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। और आपको पता है यार ये एजेंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लक्ष्य जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। तो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था कि यार जो सन है वो सबके लिए एक है, तो इसका मतलब हम सब लोगों को जो है वो एक ही उसके अंदर आना पड़ेगा, एक ही अलायंस के अंदर जो है वो आना पड़ेगा। तो उसके लिए जो वो जरूरी है कि सारी कंट्रीज जो है वो इसके अंदर शामिल हों। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकोइस हॉलैंड, 2015 की मैं बात कर रहा हूं, कि 2015 के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, COP21 हम उसको कह देते हैं, यादगार एक कॉन्फ्रेंस रही है जिसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने निर्णय लिया था कि ऐसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो गठन होना चाहिए। और इस अलायंस के अंदर जो है 121 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो हो चुकी हैं, और 73 कंट्रीज जो हैं, 73 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को साइन भी कर दिया था कि हम जो भी इसके अंदर डिसाइड होगा उसको मानने के लिए तैयार हैं। और रिसेंटली कौन सी कंट्री ने जो है वो नया फ्रेमवर्क मान लिया है? मतलब रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो सामने आया है, और उसको मानने वाली कंट्री जो है वो कौन है, मतलब किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? इटली ने इसको ज्वाइन किया है। तो आप देख सकते हो, इटली ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंडर द अमेंडेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कुछ खास नहीं है, ये जनवरी 2021 में पास हुआ था। पहले ये सारी की सारी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज के लिए ओपन नहीं था। अब इन्होंने सारी जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज है, लाइक 193 मेंबर कंट्रीज हैं, सबके लिए ये ओपन कर दिया है। पहले जो पार्शियली या पूरी तरह से जो है वो ओपन नहीं था, सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए जो है क्या था, ओपन था। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क जो है वो 2021 में पास हुआ था जनवरी में, और इसमें था कि जो मेंबरशिप है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वो यूनाइटेड नेशन की सारी कंट्रीज के लिए ओपन है। पहले था कि सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज पे जहां पे सन का इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, तो उन्हीं के लिए जो है वो ओपन था।
रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट कर लिया गया एज ए प्रेसिडेंट एंड द को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर ए टर्म ऑफ 2 years, और हमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था। तो गाइज आपने याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया काफी बार। डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर, और रिसेंटली अजय माथुर जी को अपॉइंट किया गया था एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इटली के बारे में मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, इटली के कैपिटल जो है वो रोम है, करेंसी जो है वो यूरो है, और प्रेसिडेंट सर्जियो मत्रेला है। तो याद रखेंगे सर्जियो मत्रेला इज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली। और रिसेंटली हमने एक और भी क्वेश्चन किया था कि इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये भी यार आप जरूर याद रखोगे, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने थे मारियो द्रागी, DRAGHI। तो ये जरूर याद रखना, हमने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर किया था, प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी। तो अगर आप देखोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, और वो किसी ना किसी क्वेश्चन की फॉर्म में या वन लाइनर में हमने उसको कवर किया ही होता है, तो इसलिए मैं साथ में रिलेट करता रहता हूं ताकि आप उसको रिकॉल करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर न्यूज के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें पुरानी बता दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक आधी चीज आपको बता रहा हूं पुरानी, तो इसका मतलब है कि डेली करंट अफेयर में हो जाती है ऑलरेडी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। तो एक प्रोग्राम है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको खत्म करने के लिए जो है वो किया गया था, और इसका गठन जो है वो दोस्तों 2001 में किया गया था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए 2001 में जो है वो इसका गठन किया गया था, और फर्स्ट स्टॉप टीबी पार्टनर फोरम जो है वो अक्टूबर 2001 में जो है वो वाशिंगटन डीसी में क्या कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन आपने याद रखना है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। लेकिन इसका गठन 2001 में हुआ था, और करंटली इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। तो वो उसका कारण एक ये भी कह सकते हो कि इंडिया का टारगेट है कि यार हमने 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी को बिल्कुल ही खत्म कर देना, इरेडिकेट कर देना है। इसलिए इनको चुना भी जो है वो कितने साल के लिए गया है? 3 साल के लिए चुना गया है। जुलाई 2021 से लेके अब जो है वो मतलब जो है 3 साल के लिए क्या करेंगे? इसके एज ए चेयरमैन रहेंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयरमैन रहेंगे ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप बोर्ड के। तो 3 साल के लिए इनको चुना गया है, और इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक हमने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर देना है। और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो है वो 2001 में बनाया गया था, और फर्स्ट स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की जो पहली मीटिंग थी वो वाशिंगटन डीसी में जो है वो की गई थी। इसमें दोस्तों जनरली टारगेट जो रखे गए हैं वो क्या रखे गए हैं कि इंडिया का तो आपको पता लग गया 2025 तक हमने एलिमिनेट करना है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर टारगेट रखा गया था कि हमने 70% जो है जो इंफेक्शन है टीबी की वो कम करनी है, और 85% जो लोग डायग्नोज हो चुके हैं उनके अंदर जो है वो उनको क्योर करना है। तो ये इसके अंदर जो है वो रखा गया था। और रिसेंटली आपको पता है कि यूनियन मिनिस्टर जो हमारे यहाँ हर्षवर्धन जी ने, उन्होंने टीबी हारेगा देश जीतेगा उसका एक कैंपेन जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया था। और मतलब ये इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। नियो ग्रोथ अपॉइंटेड विच पर्सन एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो यार एक ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने आ चुका है, तो किसको बनाया गया है ये आपने बताना है। ब्रांड एम्बेसडर किस कंपनी का? वो कंपनी का नाम है दोस्तों नियो ग्रोथ। बिल्कुल, तो फटाफट बताएंगे, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं फटाफट। ब्रांड एम्बेसडर यार सारे बच्चों को पता होता है, ये एक क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है जिन्होंने अपॉइंट किया है किसको? जिन्होंने अपॉइंट किया है अजिंका रहाणे को। तो याद रखना है किसको अपॉइंट किया दोस्तों? अजिंका रहाणे को। ये मतलब प्रमोट करेंगे क्रेडिट फैसिलिटीज को कि नियो ग्रोथ से आप किस तरह से लोन जो है वो इजीली अवेल कर सकते हो, और किस तरह से जो है वो अपने छोटे छोटे बिजनेस जो है वो और भी ग्रो कर सकते हो। मतलब जो डे टू डे स्ट्रगल करते हैं स्मॉल बिजनेसेस, अपनी इच्छाओं को जो है वो पूरा नहीं कर पाते, तो वो लोन जो है वो आप किस तरह से ले सकते हो और उसको रीपे जो है वो किस तरह से कर सकते हो। तो अजिंका रहाणे नियो ग्रोथ क्रेडिट्स लिमिटेड के क्या बन चुके हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और आपने याद रखना है वो करंट वाइस कैप्टन है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट टीम के। ये भी मतलब आप एक बात जो है वो याद रख सकते हो। और साथ ही साथ आप अगर एक दो चीजें और करना चाहते हो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हो कि जो और नाम लिखे हुए हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हो। लाइक अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार तो बहुत ही चीजों के ब्रांड एम्बेसडर, लाइक आप कह सकते हो पेजर बुक के वो जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो कार देखो गाड़ी.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इवन वो डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये 3 ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली जो है 2021 में उन्होंने किए हैं। पेजर बुक जो कि स्टाफ मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, कार देखो गाड़ी.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और साथ ही साथ डाबर च्यवनप्राश के भी ब्रांड एम्बेसडर। अजिंका रहाणे का बता चुका हूं, और रोहित शर्मा जो रिसेंटली हमने क्वेश्चन भी कवर किया था, हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट
उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मृति मंधाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और वो कौन सा बैंक था? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अक्षय कुमार का आपको पता लग गया, अजिंका रहाणे का न्यू ग्रोथ हो गया, रोहित शर्मा डॉक्टर ट्रस्ट के, स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बने। तो आप देख सकते हो न्यू ग्रोथ अपॉइंट्स अजिंका रहाणे एज दी ब्रांड एम्बेसडर। सिर्फ इतना याद रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे विच विल बी कंप्लीटेड बाय 2022? तो एक अर्बन एक्सप्रेसवे जो कि एलिवेटेड होगा, तो वो बनाया जा रहा है, और वो इंडिया का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा दोस्तों, और उसका नाम आपने बताना है। वो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको पता है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम जो रोड्स एंड हाईवेज हैं उसको क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब एक माला जो है वो बना रहे हैं, गार्लैंड जो है वो बना रहे हैं। और इसमें नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से 1998 में इसको स्टार्ट किया गया था, और उसी के तहत जो है वो हम सारी रोड्स को क्या कर रहे हैं, खास करके नदर्न इंडिया में उसको कनेक्ट कर रहे हैं, साउथ में जो है वो हम कोस्टल एरिया को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट है, और ये फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो है उसका नाम क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे। ये दो एरियाज को आपस में जोड़ेगा। द्वारका मतलब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, और ये जोड़ेगा साथ में गुरुग्राम को। किसको जोड़ेगा? द्वारका और गुरुग्राम, मतलब दिल्ली और हरियाणा को आपस में जोड़ेगा, क्योंकि गुरुग्राम कहां पे है? हरियाणा के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये 2022 से पूरे साल से पहले पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा 15 अगस्त को, क्योंकि हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो मना रहे हैं। टोटल लेंथ कितनी होगी? 29 किलोमीटर की, जिसमें ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर जो है वो हरियाणा के अंदर होगा, और 10 किलोमीटर जो है वो दिल्ली के अंदर होगा, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है इसका हरियाणा के अंदर होगा। ये द्वारका दिल्ली से लेके गुरुग्राम हरियाणा तक का होगा। ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, और भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने बहुत सी रोड्स को आपस में क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उसमें पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी एंड इजरायली फर्म Finergy formed the joint venture for manufacturing and sale of aluminium air batteries for the Indian market। तो देखो यार, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो एक इंडियन कंपनी और एक इजराइल की कंपनी जिसका नाम है फिनर्जी, दोनों मिलके जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे किसके ऊपर? एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के ऊपर, और उसको बनाएंगे भी इंडियन मार्केट के लिए। इसका मतलब यार, जो लिथियम आयन बैटरीज है उसका एक रिप्लेसमेंट हमें यहां पे नजर आ रहा है। वो नजर कैसे आ रहा है? वो आप यहां पे देख सकते हो कि हम क्या बना रहे हैं? एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरी जो है वो यहां पे बना रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सपना है कि 2030 तक हमने सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देना, वो पूरा हो सकता है। और एक किसके साथ इन्होंने टाई अप किया? IOCL के साथ। और इन दोनों ने यार एक कंपनी ही नई फॉर्म कर दी है, इक्वल बेसिस पे इक्वल ज्वाइंट वेंचर बना लिया है, जिसका नाम रखा गया है IOC फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब फिनर्जी इजराइल की कंपनी होगी, IOCL हमारी होगी, तो मतलब ये क्या बन गया? IOC फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इजरायली बैटरी डेवलपर फिनर्जी ज्वाइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरीज, जो कि किस बेस्ड पे होंगी? एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के नाम से जानी जाएंगी। और इसका मतलब लिथियम आयन बैटरीज को खत्म कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने का जो चांस है वो मिल सकता है। इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यार ये है कि अल्ट्रा लाइटवेट मेटल एयर बैटरीज को बनाया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और एल्यूमिनियम एयर बैटरीज को प्रमोट किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो लिथियम बैटरीज है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और ज्वाइंट वेंचर का ये भी काम है कि फ्यूल सेल्स बनाने हैं, इंडिजिनियस हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशंस बनाने हैं, ताकि ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन जो है वो मेथड्स को यूज कर सकें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो मेन फंक्शन यही है, डीकार्बनाइजेशन जो है वो हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उन प्रोडक्ट्स का ना यूज करें जो कि कार्बन जो है वो रिलीज करते हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर भी है, और साथ में हमारी कंट्री के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, IOCL के बारे में। IOCL के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या। तो याद रखना है, श्रीकांत माधव वैद्या जी जो है चेयरमैन है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। फिनर्जी के बारे में याद करने की जरूरत नहीं, मतलब आप याद ये रखेंगे कि उसका हेडक्वार्टर मतलब कौन सी कंट्री से, वो इजराइल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, और आपने याद रखना है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का एक लक्ष्य भी है। Which organization has raised $307 million from the first Panda bond issue in over a decade? तो यार सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये पांडा बॉन्ड्स क्या हैं।
तो फिर आप जो है वो आंसर आराम से दे सकते हैं इसका। पांडा बॉन्ड्स बेसिकली क्या हैं, ये चाइनीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, मतलब जो चाइना की करेंसी है लाइक रेनबिंबी, तो उनके उस करेंसी में जो है वो इसको बेचा जाएगा। लेकिन इशू कौन करेगा, नॉन चाइनीज जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो इसको इशू कर सकती है। लेकिन बेचे सिर्फ कहां पे जाएंगे, चाइना के अंदर ही बेचे जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो चाइनीज करेंसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो गई। तो इशू कोई और कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड बना लिए जाएंगे पांडा बॉन्ड्स, लेकिन ये बेचे कहां पे जाएंगे, चाइना के अंदर। और कौन सी करेंसी में जो है वो बेचे जाएंगे या खरीदे जाएंगे, ये उनकी लोकल करेंसी जो है रेनबिंबी, तो उसमें ही जो है वो खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे। तो इसको याद रखेंगे कि फर्स्ट 2 पांडा बॉन्ड्स जो हैं वो अक्टूबर 2005 में जो हैं वो इशू किए गए थे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईएफसी की तरफ से और एडीबी की तरफ से, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा रेस किया है 10 सालों के अंदर, वो फर्स्ट पांडा बॉन्ड इशू की तरफ से, मतलब $307 मिलियन जो वो रेस किए गए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। तो आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक रेजिस 307 मिलियन फ्रॉम द फर्स्ट पांडा बॉन्ड इशू, मतलब इन्होंने इतनी ज्यादा करेंसी जो है वो क्या कर लिया, रेस कर लिया इस बॉन्ड्स को बेच के, क्योंकि आपको पता है कि नॉन चाइनीज फर्म जो है वो इसको इशू करती है और खरीदते जो है वो चाइना के लोग होंगे या चाइना की कंपनीज इसको खरीदती हैं, जिसके कारण जो है वो ये लोकल करेंसी में जो है वो क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को रेस करते हैं। मतलब एडीबी लार्जेस्ट एवर बोरिंग्स हैं ये एशियन लोकल करेंसी के अंदर, मतलब चाइनीज करेंसी के अंदर सबसे बड़ी जो बोरिंग की है एडीबी ने, क्योंकि यार ये पैसा लोगों को वापस भी तो करना है ना बॉन्ड को दोबारा से खरीद के, तो मतलब इतना पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो इकट्ठा कर लिया है। लार्जेस्ट एवर बोरिंग इन द एशियन लोकल करेंसी, और वो करेंसी कौन सी है, चाइना की करेंसी है। इट विल सपोर्ट एडीबी फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन चाइना, मतलब वो इन पैसे को कहां पे खर्च करेगी, चाइना की डेवलपमेंट के अंदर, ड्यूरिंग 5 ईयर कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी, जो कि एडीबी और चाइना का एग्रीमेंट है। पांडा बॉन्ड में आपको बता चुका हूं कि क्या होते हैं, और एडीबी रिसेंटली सपोर्ट भी किया उन्होंने इंडिया को यूएसडी 300 मिलियन, मतलब 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ जो है वो लोन दिया है एक तरह से इंडिया को प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए अर्बन लोकल एरिया में, ताकि इंप्रूव कर सके। कोविड-19 के कारण हेल्थ पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा वीक थे। तो आपको पांडा बॉन्ड क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ही पांडा बॉन्ड है चीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट कौन होंगे, मस्तसुगु। हेडक्वार्टर कहां पे होगा इसका, मनीला फिलीपींस। और कितनी कंट्रीज मेंबर है, 68 कंट्रीज मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1966 में। कल भी हमने किया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who announced $41 million for financing renewable energy solution in India? तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो है वो हम अचीव कर सके, और अब सब लोगों को पता है यार 175 गीगावाट हमने अचीव करना है कौन से ईयर तक, 2022 तक, और 450 गीगावाट हमने अचीव करना है कौन से ईयर तक, वो अचीव करना है 2030 तक। और मैं ऑलमोस्ट एक आधा दिन छोड़ के ये ऐसी न्यूज आ जाती है और मैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको हर बार बताता हूं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आप गलत कराते हो तो यार मुझे बहुत दुख होगा, आपको हो ना हो। तो इसलिए इसको जरूर याद रखना है कि ये टारगेट जो है वो क्या है और किस तरह से इस टारगेट्स को हम अचीव कर रहे हैं, और हर रोज कुछ ना कुछ जो है वो इसके बारे में बात जो है वो हो भी रही है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जो कि 41 मिलियन यूएसडी जो है वो अनाउंस कर चुकी है इंडिया में फाइनेंस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। तो आंसर बच्चों ने बता दिया, क्योंकि टाइम बहुत मिल जाता है मेरे क्वेश्चन को समझाते समझाते। आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। मतलब मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। तो ये मिलके जो है वो इंडिया को फाइनेंस कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, क्योंकि इंडिया का टारगेट एक अलग से भी रखा हुआ है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के अंदर भी हमने काफी चीजों को अचीव करना है। और स्पेशली रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए हमने टारगेट रखा हुआ है कि 40 गीगावाट जो है वो 2022 तक हमने अचीव करना है, ओनली फॉर द सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो ये फाइनेंस करेंगे यार उन कंपनीज को, एमएसएमईज को, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। जो छोटी कंपनीज हैं, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं जो इसको यूज करना चाहते हैं, तो उनको ये फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो लोन पोर्टफोलियो होगा एक तरह का, जो कि फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा इंडिया और इन कंपनीज के बीच में, और ये फाइनेंस करेंगे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को, खास करके वो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए भी लोगों को प्रोत्साहन देंगे। और ये रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को भी देंगे, एसएमएस को भी देंगे। और एसएमई जो है वो 48% जो है वो टोटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो जिसका मतलब है कि अगर इसको बचाया जा सकता है सोलर के थ्रू, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत चीजें जो है वो अचीव कर सकते हैं। और इंडिया का टारगेट है कि स्पेशली रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 2022 तक जो है वो हमने 40 गीगावाट को अचीव करना है। तो
तो यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रही हैं। एक तो यूएसएड दिख रहा है आपको, यूएसएड का मतलब मैं बता चुका हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, वॉशिंगटन डीसी मिलेगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब डीएफसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स लॉन्च्ड ए वेंडर ऑनबोर्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इट्स अपकमिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और द पोर्टल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल। तो ये पोर्टल उन्होंने बहुत पहले लॉन्च कर दिया था, अब उसी नाम से उन्होंने जो है वो अपनी एप्लीकेशन भी जो है वो लॉन्च कर दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप उसमें रजिस्टर हो सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं प्रमोट करने के लिए, तो उसमें एक नुकसान ये होता है कि उसमें कुछ शेयर जो है वो कंपनी भी रखती है जिसका वो पोर्टल है, लेकिन ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कोई शेयर आपसे नहीं लेगी। इसमें आप जो है वो रजिस्टर करें और अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे बेच सकते हैं। दोस्तों इस पोर्टल का नाम क्या है, भारत ई मार्केट। तो याद रखना इसमें कोई भी बाहर का सेलर प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, सिर्फ इंडिया के सेलर्स ही बेच सकते हैं। द एप्लीकेशन अलाउज इज बिजनेस एंड सर्विसेज प्रोवाइडर टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल एंड क्रिएट देयर ई दुकान, मतलब ई शॉप जो है वो आप अपनी खोल सकते हो उसके अंदर, और कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें क्रिएट करने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए, और इवन कोई कमीशन भी नहीं लिया जाएगा इस पोर्टल के ऊपर। और भारत ई मार्केट जो है वो डेवलपिंग विद द मोटिव ऑफ सपोर्टिंग ई कॉमर्स ट्रेडर, ताकि यार छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो किसी तरह से जो है वो इसको जो है वो आगे बढ़ा सकें, और इसी तरह से जो है वो हम जो है वो ग्रोथ कर सकें लोकल मार्केट की, ताकि इनकम जो है या ग्रोथ जो है वो इंडिया की बढ़ सके। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक इसमें अलाउ नहीं है, मतलब सिर्फ इंडिया के लोग ही जो है इसमें चीजों को बेच सकते हैं। तो इसका मतलब आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य भी साथ ही पूरा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंपनी पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड गूगल टू डेवलप ए क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सोल्यूशन। तो यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यार फिनलैंड और इंडिया का, कल मैंने आपको न्यूज के अंदर बताया था, इंडिया और फिनलैंड का खास करके टाई अप हुआ है किस काम के लिए, 5G और 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो उसमें जो है वो आपको पता है विप्रो का नाम था, टेक महिंद्रा का था, तो वो डेवलप कर रहे थे। लेकिन यहां पे फिनलैंड की कंपनी जो है वो एक सामने आ गई है, कौन सी, नोकिया। ये 5G रेडियो सॉल्यूशंस को डेवलप करना चाहती है, कौन सी कंपनी के साथ मिलकर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड गूगल के साथ मिलकर ये डेवलप करेंगे क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सोल्यूशन। तो सिर्फ याद रखना यहां पे नाम नोकिया का। तो फिनलैंड की या आप कह सकते हो फिनिश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर नोकिया अनाउंस पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड गूगल टू डेवलप ए न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सोल्यूशन विद नोकिया रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सिर्फ नोकिया यहां पे याद रखेंगे, अदरवाइज कुछ भी याद रखने की और जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे गूगल क्लाउड लाइक एंथस प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर यूज करेंगे, अमेजॉन का इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड यूज करेंगे, या आप कह सकते हो EC2 इसको कहा जाता है, उसको यूज करेंगे, AWS लोकल जोन्स यूज करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, सिर्फ एग्जामिनर को भी नहीं पता, तो वो सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जितना स्लाइड में लिखा हो उतना याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैज एंटर्ड विद विच बैंक फॉर प्रोवाइडिंग इजी पे सर्विसेज टू द ट्रेवल एजेंट्स इन इंडिया। तो जितने भी ट्रेवल एजेंट्स हैं, जितने भी वो टिकट्स बुक करते हैं, तो यार उनको इजी पे करने के लिए एक सर्विसेज दे दी गई जिसका नाम ही जो है वो क्या रखा गया, इजी पे। और इस बैंक का दोस्तों नाम क्या है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो याद रखेंगे कौन सा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और इन्होंने टाई अप जो है वो किसके साथ कर लिया है, इन्होंने टाई अप जो है वो कर लिया है IATA के साथ। तो IATA का जो दोस्तों यहां पे मतलब है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, IATA का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर आपको मिलेगा, मॉन्ट्रियल कनाडा। और कितनी एयरलाइंस इसकी मेंबर है, 295 एयरलाइंस जो है वो इसकी क्या है, मेंबर हैं। तो इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ ये किया है ताकि वो ट्रेवल एजेंट्स को जो एक अच्छा रास्ता दे सके, एक अच्छा विकल्प दे सके, जिसके थ्रू वो अपनी टिकट्स को आराम से बुक कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल बिलिंग मेथड्स हैं उसको भूल के अब डिजिटलाइज जो है वो हो सकते हैं। तो ग्रेटर पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ट्रेवल एजेंट्स को। इजी पे इज ए पे एज यू गो सर्विस विच एम्स टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान पेमेंट मेथड्स, कैश और क्रेडिट कार्ड। मतलब इसके थ्रू मतलब कैश और क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो ऑलरेडी पहले बुक करते थे, लेकिन अब जो है वो इसके थ्रू भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इट एम्स टू इंक्रीज द डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट एंड इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द कैश फ्लोज फॉर द एविएशन इंडस्ट्री एंड द ट्रेवल एजेंट्स। क्योंकि इसमें एक लिमिट सेट कर दी जाएगी पहले ही, तो उसके थ्रू जो है वो बल्क में टिकट्स जो है वो बुक कर सकते हैं ट्रेवल एजेंट्स, और उनको आसानी होगी। और इससे क्या होगा, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा, और कंट्रीज जो एयरलाइंस जो मेंबर हैं वो कितनी है, 295।
लेकिन इसमें एक बात नोट आपने करनी है कि जो ट्रैवल एजेंट्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन्हीं को ये अवेलेबल होगा, वहीं एजेंट जो है वो इसका यूज कर सकते हैं और वो अपनी टिकट्स को जो है वो बुक कर सकते हैं और उनको टिकट जो वो रिलीज हो जाएंगी रियल टाइम बेसिस पे। ऐसे नहीं कि उसमें 1-2 दिन का जो है वो डिले होगा, तो ऐसा नहीं है। और रिसेंटली आप याद रख सकते हो खास करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए कि आईआईएफएल होम फाइनेंस ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ जो है वो एक टाई अप किया था। वो टाई अप क्या था कि हम एमएसएमईज को लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, को लैंडिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। तो मेरे ख्याल से याद होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच बैंक सेटअप ए कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड ए सब्सिडरी टू मैनेज क्रेडिट कार्ड बिजनेस। तो अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेके उन्होंने अलग से ही फर्म जनरेट कर ली है जिसका नाम ही क्या रखा है, कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। और वो कौन सा बैंक है दोस्तों, सिर्फ इस स्लाइड से ही क्वेश्चन को याद कर लें, आंसर क्या होगा इसका, पंजाब नेशनल बैंक होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक सेटअप सब्सिडरी टू मैनेज क्रेडिट कार्ड बिजनेस। तो यहां पे देख सकते हैं इट इज टू प्रोवाइड द नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड बिजनेस ऑफ द बैंक, ताकि बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उनका एक यूनिटी अलग बना दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम उनको कार्ड से रिलेटेड आ रही है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आ रही है, तो वही इशू इसको करेंगे। तो करंटली एचडीएफसी जो है वो लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्योर है पूरे इंडिया का। एसबीआई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इश्योर इन द कंट्री। तो एचडीएफसी सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर चुका है, एसबीआई दूसरे नंबर पे है और पीएनबी जो है वो उसमें अब शामिल हो चुका है और बहुत बड़े लेवल पे जो है वो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है। और रिसेंटली याद करना है पंजाब नेशनल बैंक ने एक अपना लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया था जिसका नाम था पीएनबी लेंस द लैंडिंग सोल्यूशन एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंडिंग सोल्यूशन फॉर द लोन मैनेजमेंट। तो लेंस का मतलब ही ये है कि लैंडिंग सोल्यूशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे बहुत ही आसान तरीके से लोग जो है वो लोन ले सकते हैं। और पीएनबी के बारे में दोस्तों याद रखना है, एमडी और सीईओ कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। टैगलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, एमडी और सीईओ जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव टू एस्टैब्लिश रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन टू डेवलप 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑन विच रिवर। ये क्वेश्चन हम बहुत पहले कवर कर चुके हैं रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों कौन सी रिवर के ऊपर लगाया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं, ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप रिवर्स देखोगे ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर में है। तो आंसर क्या होगा इसका, चेनाब होगा। हम डिस्कस कर चुके हैं चेनाब के बारे में कि उसके 2 एंड्स जो हैं वो कंबाइन किए गए थे रिसेंटली, वो मैं आपको कल वाली न्यूज के अंदर बता चुका हूं। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो है वो मतलब 1600 करोड़ जो है वो इनिशियल पेड अप कैपिटल होगी और 100 करोड़ रुपए जो है वो इनिशियल आप कह सकते हो कि पेड अप कैपिटल होगी, लेकिन 1600 करोड़ रुपया जो इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और एमओयू जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर का पावर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट और एनएचएसपीसी की तरफ से ये किया गया। तो सिर्फ इसमें याद क्या रखना है, रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो दोस्तों आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, रिवर का नाम याद रखेंगे और डिस्ट्रिक्ट अगर याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं। क्या नाम है इसका, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, मनोज सिन्हा है। और यहां पे आपको मिलेगा डाचीगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का और उसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल रिकॉर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज इन द चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स इन साउथ एशिया इन 2020 ड्यू टू कोविड अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट। तो ये एक यार बहुत ही सैड न्यूज है और उनकी रिपोर्ट है, बेसिकली न्यूज में अभी कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही गई। उन्होंने साउथ एशिया का एक जायजा लिया और उसमें देखा कि बच्चों की और मदर्स की डेथ जो है वो कौन सी कंट्री में साउथ एशिया में ज्यादा होगी। और उन्होंने साउथ एशिया में 6 कंट्रीज को जो है वो लिया है और साउथ एशिया की वो 6 कंट्रीज कौन सी हैं, अफगानिस्तान है दोस्तों, उसमें बांग्लादेश आ जाएगा, उसमें इंडिया आ जाएगा, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो आप देख सकते हो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान और साथ में कौन है हमारे पास, श्रीलंका। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो इसमें आ जाएंगी और भूटान नहीं दोस्तों, यहां पे आएगा पाकिस्तान। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, नॉट द भूटान। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज की एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें सबसे ज्यादा मतलब जो चिल्ड्रन, जो बच्चों की डेथ होगी वो 5 साल के अंदर अंदर जो बच्चों की डेथ होगी वो इंडिया में ज्यादा होगी और मैटरनल डेथ्स भी जो है वो इंडिया में क्या होंगी, ज्यादा होंगी। माना जा रहा है कि 15% डेथ जो है वो बच्चों की होगी और 18% डेथ जो है वो मैटरनल मदर्स की, जो कि सबसे ज्यादा कहां पे होगी, इंडिया में होगी। तो ये बहुत ही आप कह सकते हो सैड रिपोर्ट है जो दी गई है। चाइल्ड डेथ्स भी ज्यादा होंगी, मैटरनल डेथ्स भी ज्यादा होंगी, इवन स्कूल क्लोजर के कारण उन्होंने एक रिपोर्ट दी है
कि हाईएस्ट नंबर जो ड्रॉप आउट्स होंगे स्कूल्स में वो भी यार बच्चे मतलब भारत में ही होंगे। तो ये रिपोर्ट जो वो किसकी तरफ से दी गई है, यूनिसेफ की तरफ से। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन है, हेनरीटा फॉर। तो याद रखना है हेनरीटा फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज इन द चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स इन साउथ एशिया ड्यू टू द कोविड-19। तो आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड रिस्पॉन्स इन साउथ एशिया, ये रिपोर्ट का नाम है, जो यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशन एफपीए की तरफ से जो है वो रिलीज यहां पे की गई है। मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको रिलीज किया। मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूं कि जो यूनिसेफ है उसके बारे में तो मैं बता चुका हूं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएफपीए, मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात कर रहा हूं, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। और डब्ल्यूएचओ का आपको दोस्तों पता ही है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस, और जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट जो पब्लिश की है, और 5 साल से कम कम आयु के बच्चे साउथ एशिया के अंदर 15% डेथ्स जो है वो इंडिया में होंगी, मैटरनल डेथ्स 18% होंगी, वो कोविड-19 के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑन विच डे। तो इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो डे तो इंपॉर्टेंट है ही है, दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कहां पे है। तो ये दोस्तों कहां पे मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। कहां पे मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। इसके चेयरमैन कौन है, सीएस विश्वकर्मा। याद रखना है, सीएस विश्वकर्मा। और ये दिन दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है इसलिए क्योंकि इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1802 में हुई थी। 1802 में 18 मार्च को जो है वो इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो की गई थी। एक गन कैरेज एजेंसी थी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और 18 मार्च को की गई थी, इसलिए मनाया भी कौन से दिन जाता है, 18 मार्च को बनाया जाता है। तो याद रखना है कहां पे बनाई गई थी, कोजीपुर में बनाई गई थी, COSSIPORE, ये कलकत्ता के अंदर, नियर कलकत्ता आप कह सकते हो। 1801 में जो है वो इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, लेकिन 1802 में जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया था। इसकी प्रोडक्शन जो है 1802 में स्टार्ट हो गई थी। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में 41 फैक्ट्रीज हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं, 4 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी हैं, लेकिन 41 फैक्ट्रीज हैं। इतना थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज वाइज जो है वो याद रख सकते हो। लेकिन यार ये जो बोर्ड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये 1979 में इसका गठन जो है वो किया गया था। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है, वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च 2021। तो यार एक दिन और आ गया आपके पास, वो दिन कौन सा है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी जो है वो 18 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। तो याद कैसे करेंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको पता है कि हथियार बनाए जाते हैं, तो उन हथियारों को रिसाइकल किया जा सकता है। तो इससे आप दोनों दिन जो है वो याद रख सकते हो कि 18 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का थीम जो है वो जो है आप बताएंगे। तो थीम दोस्तों इसका क्या होगा, थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। क्या थीम है, रिसाइकलिंग हीरोज। तो आपको पता ही है यार इसका मेन एम जो है वो क्या होगा, मेन एम यही होगा कि हमने जो है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज करना, चाहे वो गवर्नमेंट्स के अंदर हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, कम्युनिटीज के अंदर हो, इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर बात करें तो रिसाइकलेबल चीजों को हमने जो है वो यूज करना है। मतलब रिसाइकलिंग को हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंस देनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, थीम जरूर याद रखना है, रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला पॉइंट है, अराउंड 736 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 in the 3 वुमेन अक्रॉस द ग्लोब फेस फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस, अगेन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। तो यार इसमें फिर से एक रिपोर्ट आ चुकी है डब्ल्यूएचओ की, और 1 in the 3 वुमेन मतलब ऑलमोस्ट 33% वुमेन जो है वो वायलेंस किसी ना किसी तरह से जो फेस कर रही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो। तो ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड उन्होंने इस रिपोर्ट को दिया है। तो उस रिपोर्ट का नाम है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रेवेलेंस एस्टीमेट 2018। तो सिर्फ याद रखना डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हेडक्वार्टर जेनेवा है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस। नेक्स्ट, जनरल विपिन रावत रिलीज द न्यू बुक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। तो आप देख सकते हो किस तरह से बुक के थ्रू ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यार हम लड़ाई के अंदर जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो उसके लिए जो है वो ये बुक जो है वो रिलीज की गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरह की हमारी तैयारी है, कौन से मेथड जो है वो स्ट्रेटेजिकली हम बॉर्डर लेवल पे यूज कर रहे हैं, और किस तरह से हम कंफ्लिक्ट को फ्यूचर में रिजॉल्व कर सकते हैं, इवन लैंड, एयर, वाटर, साइबर, और कोई भी तरह के मेथड, इवन वॉर को अवॉइड करने के लिए, अगर वॉर हो भी जाती है तो उसको किस तरह से टैकल करेंगे, ये सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट सीक्रेट इनिशिएटिव्स जो है वो इसमें नहीं बताए जाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं याद रखना कि ये बुक किसने लिखी है, नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन फिर भी
भी अगर आप याद रखना चाहते हो, क्योंकि ऐसा ये एक पर्सन का काम नहीं है, 2 बंदों ने इस बुक को एडिट किया है, लेकिन अदरवाइज इसमें बहुत स्टाफ का पूरे का रोल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्पेशली, जो आप कह सकते हो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सॉरी, जनरल बिपिन रावत जी जो है वो इसके अंदर हैं। तो इनमें 2 नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन से, एक तो जनरल AK सिंह, एक नरेंद्र कुमार, अगर आप याद रखना चाहते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, तंजानिया प्रेसिडेंट जॉन मगुफली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61। तो यार देहांत हो गया, नाम आप याद रखेंगे, नाम क्या है, जॉन मगुफली। और मैंने बहुत से बच्चों को ये करवाया था जब उनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब उनका देहांत हो गया। तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है तंजानिया। तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोमा, DODOMA, डोडोमा। और इसकी जो करेंसी है वो है तंजानियन शिलिंग, तंजानियन शिलिंग। और रिसेंटली 2020 में मैंने इसको करवाया था कि उनको सेकंड टर्म के लिए जो मगुफली जी को अपॉइंट किया गया है। इवन वो पहली बार पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे 1995 में, तो मतलब तब से जो है वो आप कह सकते हो इनका बहुत बड़ा रोल जो है वो तंजानिया को चेंज करने में रहा है। नेक्स्ट, एक बुक और, फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972-2020, ए बुक ऑथर्ड बाय द अर्जुन सुब्रमण्यम। तो यार यहाँ पे फिर से बुक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बुक जो है वो एक थोड़ा सा लाइन वाइज आप याद रखेंगे, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स फ्रॉम 1972 टू 2020, मतलब कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर जो है वो मतलब 50 सालों के अंदर किस तरह से जो है वो इंडिया फॉर्म हुआ है, किस तरह से आर्म्ड फोर्सेस की फेलियर सक्सेस किस तरह से आगे बढ़ी है, खास करके श्रीलंका के साथ, पंजाब वायलेंस, जम्मू एंड कश्मीर, टेररिज्म किस तरह से बढ़ा, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अर्जुन सुब्रमण्यम, सिर्फ एक बार नाम को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, रावलपिंडी KRL स्टेडियम रीनेम्ड एज शोएब अख्तर स्टेडियम। तो यार फिर से एक ऑनर है शोएब अख्तर जी का, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं शोएब अख्तर। तो उनके नाम से ये स्टेडियम का नाम रखा गया, रावलपिंडी स्टेडियम भी कह सकते हो, या फिर KRL स्टेडियम जो नाम था उसको चेंज करके रख दिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये किया गया। नेक्स्ट, क्रास बिगेन्स डिलीवरी ऑफ MRSAM मिसाइल किट्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो यार इसका मतलब क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये मिसाइल जो है वो कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, KRAS का मतलब है कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम की तरफ से और इजराइल की कंपनी उनके साथ टाई अप करके ये बनाया गया था। तो दोनों ने मिलकर जो है वो एक मीडियम रेंज कह सकते हो सरफेस टू एयर मिसाइल तैयार की है, जिसका नाम क्या है, बैराक 8। तो याद रखना है, बराक ओबामा जी से याद कर लें, काफी लोग बच्चों ने ऐसे ही याद किया होगा, लेकिन बैराक 8 जो है वो इसका नाम होगा। मैं इसको कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, तो इसको याद रखना। और DRDO ने इसको जो है वो डेवलप किया है बेसिकली भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलके। और कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम जो है वो 2 कंपनीज का ग्रुप है, याद रखना है, एक तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, एक राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल की कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 18 मार्च 2021 का आंसर। क्वेश्चन क्या था, विच इंस्टीट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है यार, अगर कोई चीज नहीं समझ आती या कोई वर्ड जो है वो नहीं समझ आ रहा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है कि इसका मतलब क्या है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, कौन बताएगा कि इसका असली मीनिंग क्या है, तो ये कौन बताएगा दोस्तों, ये बताएगा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा दोस्तों। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका मतलब क्या है, तो उसको इंटरप्रेट करने की जो ड्यूटी है वो किसको दी गई है, वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे है पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 2016 में पूछ लिया गया था, इवन 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बताएंगे फटाफट कि किसके थ्रू जो है वो पोलियो फैलता है। तो गाइस 700 प्लस लाइक्स चाहिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहोगे पीडीएफ से, इतने तरह की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जरूर जो है वो बूस्ट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज होगा, क्योंकि 90 से 95% करंट अफेयर हमारे ही करंट अफेयर से कवर करवाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। और इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हैं, इवन आप खुद विजिट करें, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे दे रहे हैं। उसके ऊपर भी आपको यार 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो ASH10 को। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें। खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।